हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, मेरे हाथ में आप जो पेपर देख रहे हैं ये एक तरफ से तो बिल्कुल खाली है और दूसरी तरफ इस पे एक लाइन लिखी हुई है जो मेरे कोटा क्लासरूम के एक ऑफलाइन स्टूडेंट ने लिखी थी, जिनका लास्ट ईयर नीट में स्कोर था 535 और इस बार अपने ड्रॉप ईयर में यानी नीट 2024 में इनका स्कोर है 690। क्या लाइन लिखी है जिसके कारण ये अपना स्कोर 535 से 690 तक इंप्रूव कर पाए, वो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा ताकि इस लाइन से मोटिवेट होकर के आप भी नीट 2025 में अच्छे मार्क्स और अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाएं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। और वैसे भी आज के वीडियो का टॉपिक है मास्टर स्ट्रेटजी फॉर नीट 2025 ड्रॉपर टू टॉपर, यानी आप एक ड्रॉपर से टॉपर स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं। पूरा डिटेल में सारी बातें डिस्कस होगी, लेकिन इससे पहले 3 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं जिनको आपको ध्यान में रखना है। देखो, अभी तक जो हमने सुना है या अभी तक की जो नीट एग्जाम की हिस्ट्री है उसमें यह होता आया है कि फ्रेशर बच्चे टॉप रैंक में ज्यादा आते हैं, लेकिन इस बार आप अगर सच्चे ड्रॉपर हैं, आपने अच्छे से मेहनत की है और नीट 2024 में हुई धांधली के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप मेरा एक चैलेंज एक्सेप्ट करें। इस बार टॉप रैंक में ज्यादा से ज्यादा ड्रॉपर होने चाहिए, यानी टॉप 100 स्टूडेंट्स जो आएंगे उनमें ड्रॉपर ज्यादा होने चाहिए, फ्रेशर कम होने चाहिए। पहला चैलेंज तो आपको यह एक्सेप्ट करना है। दूसरा पॉइंट, मैं आपको कहूंगा आप अपने लिए आज 2 सुंदर कॉपी खरीद के लाएं। ये कॉपी में जो मैं लिखने को आपको बोलूंगा वही आपका नीट 2025 में टॉप में रैंक लाएगा, आपको आपके ड्रीम कॉलेज तक पहुंचाएगा। क्या लिखना है वो आगे मैं वीडियो में बताऊंगा। और थर्ड पॉइंट ये है, जो स्ट्रेटजी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं इसमें मैं आपको वीकली 100 पॉइंट्स दूंगा और ये 100 पॉइंट मैं नहीं दूंगा, आपको देने हैं। आपको वीकली सिर्फ मुझे बताने होंगे कि आपका वीक का टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। जो बच्चा हर वीक में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाएगा, आज ही लिख लो, आप नीट 2025 में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करके एम्स दिल्ली जाएंगे। और जो बच्चा 100 में से 95 स्कोर करेगा उनका 700 प्लस आएगा। जो बच्चा एवरेज 90 प्लस स्कोर करेगा उनका नीट में 680 प्लस आएगा। और जो बच्चा 100 में से वीकली एवरेज 80 प्लस स्कोर करेगा उनका आराम से नीट में 650 640 के अराउंड मार्क्स आएगा। और अगर इससे कम आएगा तो आप समझ सकते हैं वो किसी काम का नहीं है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि पहले ही हमारा आज टॉपिक की जो टैगलाइन है वो है ड्रॉपर टू टॉपर। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बच्चे ने लाइन में क्या लिखा है वो देखो, मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है, हार्ड वर्क इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट। ये कोट मैं अपने क्लासरूम स्टूडेंट को हर साल लिखवाता हूं। जो बच्चा इस कोट को अच्छे से फॉलो करता है उसका नीट में सिलेक्शन होता है। अब जिस बच्चे ने ये लाइन लिखी थी, ये बच्चे को ही मैंने लिखवाया है, देखो ये उस बच्चे की ही हैंड राइटिंग है, मैंने अपने पास रखा है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चों की मैं अपने साथ रखता हूं, ठीक। तो ये बच्चा जब मेरे पास पढ़ने आया, इसने बताया कि लास्ट ईयर इनका स्कोर था 535। एक बात जरूर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बच्चा मेहनती था, लेकिन ये डरता बहुत ज्यादा था। नाम है जीवन और ये महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं। इस बार का स्कोर है 690, तो महाराष्ट्र में तो इनको टॉप कॉलेज मिल जाएगा। ये इतना ज्यादा डरता था, इनके मम्मी और पापा जब मेरे से मिलने आते थे वो ये कहते थे, सर हमें विश्वास है हमारा बच्चा मेहनती है, पढ़ भी लेगा, मेहनत भी कर लेगा, जितना आप बोलोगे उतना कर लेगा, लेकिन ये एग्जाम के दिन डर जाता है। मैंने खुद ने देखा है एक दिन एग्जाम जब ये पेपर अटेम्प्ट करता था और OMR भरते टाइम इसके हाथ कांपते थे, तो एक दिन मैंने इनकी मम्मी के सामने इनको बिठाया और इनसे लिखवाया, हार्ड वर्क इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट। इस लाइन को अपने घर पे भी अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लेना, ये आपको हमेशा मोटिवेट करेगी। और हर साल स्ट्रेटजी वीडियो में बच्चों को मैं ये लाइन लिखवाता हूं। आपको भी क्या करना है, सबसे पहले आपको हार्ड वर्क इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है और उसके नीचे साथ में आपको ये लिखना है डॉक्टर, अपना नेम, फिर आप लिखेंगे ड्रीम कॉलेज और टारगेट आपका नीट 2025 है ही। और चाहे तो आप यहां पे अपना स्कोर भी लिख सकते हैं। भाई किसी का एम्स दिल्ली टारगेट है तो सीधा लिख देना 720 आउट ऑफ 720, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे नीचे नेक्स्ट ईयर मिलेगा।
किसी को अपने स्टेट कॉलेज में, स्टेट के टॉप कॉलेज में जाना है, आप लिख देना मेरा टारगेट है 700+। जो भी आपका टारगेट है वहां पे टारगेट लिखो, अपने ड्रीम कॉलेज लिखो और डेली इस लाइन को आपको पढ़ना है। और ये जो लिखोगे ना आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है और किसी की सुंदर हैंडराइटिंग नहीं है तो ये टाइप करके प्रिंट भी निकलवा सकता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, हमारी स्ट्रेटजी जो है ये 2 पार्ट में रहेगी। एक तो आपको कोर्स कंप्लीट करना है और दूसरा इसका पार्ट होगा रिवीजन। कोर्स कंप्लीट करने का टारगेट क्या है? सबसे पहले देखो, हमारा टारगेट रहेगा 1 अगस्त से आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है और 1 अगस्त से लेकर के 28 फेब तक, 28 फेब तक, या कोशिश ये करनी है 15, 16, 20 फेब तक ही आपका टारगेट पूरा हो जाए। इससे ज्यादा डिले आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। मिड फेब तक कोशिश करेंगे तब जाकर के 28 फेब तक होगा। ठीक, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। उसके बाद 2 महीने जो हमें रिवीजन करना है उसका प्लान मैं आपको अलग से बता दूंगा। अगर आप चाहते हैं वीकली टारगेट भी हमें बताया जाए, वो भी मैं एक बार इसमें डिस्कस कर लूंगा। और मैं ये सोच रहा हूं कि इस बार हर वीक में एक आधे घंटे का लाइव सेशन करके बच्चों को मोटिवेट किया जाए। हर वीक उनकी जो छोटी सी मिस्टेक है वो भी उनको बताई जाए। क्योंकि देखो, मैं एक बात अच्छे से जानता हूं, इस बार नीट 2025 में ये मान के चलो भाई 660 तो मिनिमम स्कोर है जिस पे लास्ट कॉलेज मिलेगा। यानी अगर आपको ठीक ठाक कॉलेज में भी जाना है ना, 680+ स्कोर करना पड़ेगा। रेपुटेड कॉलेज में जाना है 700+ स्कोर करना पड़ेगा। आपको टॉप कॉलेज में जाना है 710 से 720 स्कोर करना पड़ेगा। और इतने अच्छे स्कोर करने के लिए हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए इस बार। इसलिए मैं भी आपके साथ ये प्लान कर रहा हूं, वीकली आपको मोटिवेट करता रहूं। किसी बच्चे से छोटी सी गलती हो जाती है उसके लिए भी गाइड करूं, तो हम प्लान कर सकते हैं 30 मिनट का एक लाइव सेशन एवरी सैटरडे। तो इसमें आप बता भी सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपका कोई सजेशन है उसके लिए आप मुझे गाइड कर सकते हैं। ठीक, अब देखो ये हो गया भाई। अब इसमें अपने को क्या क्या करना है? सबसे पहले इसमें जो आपका कोर्स की कंप्लीशन आएगा, इसमें आपके क्लासरूम लेक्चर, जो क्लासेस आपकी होती है या ऑनलाइन लेक्चर जो होते हैं उसकी स्ट्रेटजी आएगी, या जो आप नोट्स पढ़ते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस घर पे करेंगे, या एनसीईआरटी पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, मिस्टेक का एनालिसिस करेंगे, आपका वीकली, मंथली, क्वार्टरली रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए वो आएगा। संडे को आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, थ्रू आउट दिस जर्नी आपको मोटिवेटेड कैसे रहना है, वो इस पार्ट में आएगा। फिर उसके बाद रिवीजन का मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आप टाइम टेबल बना लो। सबसे पहले क्या है? बेस्ट टाइम टेबल फॉर नीट 2025। ठीक, क्या होना चाहिए आपका टाइम टेबल? भाई, आप कहीं भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करते हैं या किसी कोचिंग में जाकर के पढ़ाई करते हैं, इंडिविजुअल पढ़ाई कर रहे हैं, या कहीं पे आप YouTube के लेक्चर से पढ़ रहे हैं, तो आप मान के चलो अगर कोई बच्चा तीनों सब्जेक्ट के लिए पढ़ने जाता है या ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है, कम से कम इसमें 7 आवर्स तो आपका चला जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन 7 आवर्स के अलावा आपको डेली 6 आवर्स सेल्फ स्टडी को देना है। सेल्फ स्टडी को कितना टाइम देना है? 6 आवर्स। 6 आवर्स आपका 6 आवर्स एंड 30 मिनट मान सकते हो आप। इसमें कितना 7 घंटे ही लिख लेते हैं, चलो 7 आवर्स ही होना चाहिए क्योंकि 30 मिनट एक्स्ट्रा हो ही जाता है। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा स्लीपिंग का टाइम। ये भाई आपका मिनिमम 7 आवर्स होना चाहिए। फिर आपका डेली खाना खाने का टाइम होगा, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और नहाने धोने का जो टाइम है इसका लगभग 2 आवर्स आ जाएगा। और डेली आपको 1 घंटा वर्कआउट करना ही करना है। 1 घंटा आप एक्सरसाइज करें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, स्कीपिंग करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। बाहर आउटडोर गेम खेलने जाएं, मोबाइल में नहीं खेलना है तो गेम वगैरह के लिए या फिजिकल एक्सरसाइज के लिए 1 घंटा आपका आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे टोटल 24 आवर्स। अब जो सेल्फ स्टडी का टाइम है इसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई? इसमें आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले 2 घंटे आपके डेली नोट्स पढ़ने में जाएंगे। ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के नोट्स पढ़ने में जाएंगे। 2 घंटे आपके डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाएंगे, नोट्स के बाद जो क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करेंगे पीसीवी का। ठीक, और 2 घंटे डेली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की एनसीईआरटी को देने होंगे। और आधा घंटा, वैसे ज्यादा टाइम रख लिया मैंने,
30 मिनट डेली आपको क्या करना है, इसमें आपको रिवीजन करना है और डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तीनों की एक एक मिस्टेक डेली लिखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो तीनों की एक एक मिस्टेक आप लिखोगे, ठीक। ये मिस्टेक्स प्लस रिवीजन आप इसको लिख सकते हो, ठीक, मिस्टेक्स प्लस रिवीजन। और 30 मिनट मैंने एक्स्ट्रा रख ली, वो कभी कभी भाई किसी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम लग जाए या कुछ भी हो सकता है, उसके लिए अलग से रहेगी। समझा? ये आपका डेली का शेड्यूल रहेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं भाई डेली पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करना है, सारी बातों के बारे में। अब देखो, उससे पहले 2 कॉपी जो आपको बताई गई थी उसका टारगेट नोट कर लो क्या है। 2 कॉपी जो आप लगाएंगे उसमें सबसे पहले तो आपको ना डेली सबसे पहले यहां पे डॉक्टर, अपना नेम, अपने ड्रीम कॉलेज का नेम, टाइम और डेट लिखनी है। लिख दिया? इसके बाद जो पहली कॉपी है उसमें आप डेली टेबल्स लिखेंगे। टेबल्स लिखनी है कितनी? टेबल लिखो आप 11 to 30। किसी को अगर 2 से 10 तक भी याद नहीं है तो 2 to 30 ऐसे लिखेंगे। फिर इसमें आप स्क्वायर लिखेंगे 1 to 30 और क्यूब्स आप लिखेंगे 1 to 15। डेली आपको इस नोटबुक में ये काम करना है, ठीक। ये फिक्स है, ये करना ही करना है। देखो इससे क्या फायदा होगा फिर वो बाद में आप मेरे से बात करना, क्योंकि जब मैंने जीवन को जो कुछ भी बोला, मैंने जीवन को बोला इस पे ना एक लाइन आप लिख दो, वो लिख के चला गया। इसको घर पे ले जाके भी अपने नोट कर लेना। उसने कर ली, जैसा मैंने बोला जीवन ने वैसा ही फॉलो किया। जीवन ने कभी मेरे को ये नहीं बोला कि सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसने कभी ऐसा नहीं बोला। बोला सर आप जो बोलोगे मैं फॉलो करूंगा। और देखो उन्होंने फॉलो किया तो उनका अच्छा स्कोर आया है। आप भी अगर 100% स्कोर फॉलो करेंगे, जीवन का 690 आया है, आपका 720 आउट ऑफ 720 आएगा, ठीक। तो ये आप सबको करना है, इसमें नो इफ नो बट। फिर इसके बाद नेक्स्ट मंथ में आपका जो टारगेट मैं बढ़ाऊंगा वो मैं आपको कंटिन्यूसली बताता चलूंगा। पहले मंथ आपको 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है। इसके बाद थोड़ा सा टारगेट मैं इसमें चेंज कर दूंगा कुछ, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा, पहले ये करके दिखाओ। नेक्स्ट सेकंड कॉपी जो होगी उसमें भी आपको डेली क्या करना है, डॉक्टर, अपने ड्रीम कॉलेज का नेम और अपना डेट और टाइम, और डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों की एक एक मिस्टेक लिखना। एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री, एक बायो की। अब बच्चे कई बार ये बोलते हैं सर डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की मिस्टेक हम कहां से लाएंगे? भाई आप कहीं से भी लाओ। आप अगर मान लीजिए मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं केमिस्ट्री का और मैंने बोल दिया आप ये मिस्टेक करोगे, एग्जाम में ये मिस्टेक हो सकती है, या क्लास लेक्चर के दौरान मैंने आपसे कोई मिस्टेक करा ली, वही मिस्टेक लिख दो डेली अपनी नोटबुक में। या आपको एनसीईआरटी पढ़ते टाइम कोई ऐसा पॉइंट मिल गया जो आप मिस्टेक कर सकते हैं, या क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको ऐसा कोई पॉइंट मिल गया, उस मिस्टेक को अपनी इस कॉपी में नोट करो। डेली आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की वो 3 मिस्टेक करनी है जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम पे भी आपसे हो सकती है। देखो अगर ईमानदारी से आप तीनों सब्जेक्ट के मिला के 100, 120, 150, 180, 200 क्वेश्चन करेंगे ना, तो 2 क्या 3 क्या आपसे कम से कम डेली 20 से 25 मिस्टेक भी हो जाएंगी। आपको तो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की एक एक वो मिस्टेक लिखनी है जो आगे आपसे हो सकती है, छांट करके। और जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या करना है, डेली रेगुलर अपने बच्चे की कॉपी चेक करनी है। अब पेरेंट्स ये बोल सकते हैं हमारा बच्चा तो आपके पास ही पढ़ रहा है कोटा में, या हमारा बच्चा तो दिल्ली में पढ़ता है, तो आपको अपने बच्चे से डेली व्हाट्सएप पे इन दोनों कॉपीज का स्क्रीनशॉट मंगाना है। अगर आपके बच्चे ने 1 अगस्त से स्टार्ट करके 4 मई तक ये कर लिया ना, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 101% आपके बच्चे का 700 प्लस 710, 720 आउट ऑफ 720 स्कोर आएगा। ये करना ही करना है। फिर इसके बाद क्लास नोट्स कैसे पढ़ना है। जैसे सबसे पहले क्लास लेक्चर, क्लास या जो ऑनलाइन लेक्चर आप अटेंड करेंगे उसका काम तो आपका हो ही जाएगा 7 घंटे का। वो आपकी मॉर्निंग की क्लास भी हो सकती है, इवनिंग की क्लास भी हो सकती है। फिर इसके बाद जैसे ही आप घर आएंगे सबसे पहला काम होगा आपका क्लास नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना। क्या करना है, क्लास नोट्स को घर आते ही अच्छे से रिवाइज करना है। और इसका मेथड क्या होता है, देखो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने मेरा लेक्चर मॉर्निंग में अटेंड किया, उसके बाद जब भी आप सेल्फ स्टडी करने बैठेंगे सबसे पहले आप 2 मिनट ये रिमाइंड करें कि सर ने आज क्लास में क्या पढ़ा था। जैसे मेरी आदत है, मैं हमेशा अपने बच्चों को क्लास में एक नोट लिखवाता हूं। उस नोट का क्या बेनिफिट होता है, भाई बच्चे आते ही क्लास में मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि जनरली ये होता है, टेंडेंसी ये होती है, मैं भी क्लास में पढ़ा हूं, आपके पेरेंट्स भी पढ़े हैं, आप भी अभी तक 12th तक पढ़ के आए हैं। जनरल टेंडेंसी ये होती है कि क्लास जाने का मन ही नहीं करता, आधे टाइम तो हम वैसे ही बेमन से जाते हैं। लेकिन जब मैं बच्चों को क्लास में
मोटिवेशनल कोट लिखवाता हूं, टुडेज थॉट लिखवाता हूं, फिर उनको कोई कहानी सुनाता हूं, उनको कोई अच्छी बात बताता हूं, फिर वो एनर्जेटिक हो जाते हैं, उसके बाद उनका पढ़ाई में बहुत मन लगता है। और मुझे ऑनलाइन फीडबैक मिला है, बच्चे बोलते हैं कि सर जिस दिन हमारा पढ़ने का मन नहीं होता ना, सबसे पहले हम केमिस्ट्री का लेक्चर देखते हैं और मोटिवेशनल कोट से पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है। तो इसलिए मैं आपको वो कोट्स लिखवाता हूं, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले जब 2 मिनट आप रिमाइंड करेंगे क्लास में आज क्या क्या हुआ, सबसे पहले आज आपने रिमाइंड किया, जैसे सर ने भाई सबसे पहले हमें हार्ड वर्क इज टेम्पररी, रिग्रेट इज परमानेंट, ये कोट लिखवा था। सर ने बताया था हार्ड वर्क सिर्फ 1 साल का है और रिग्रेट पूरी जिंदगी का रहेगा। अगर आप नीट 2025 क्वालिफाई नहीं कर पाए या आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए जितना आप डिजर्व करते हैं, तो हार्ड वर्क तो 1 ही साल का है और जो रिग्रेट होगा, पछतावा जो होगा, वो पूरी जिंदगी होगा। ये रिमाइंड हुआ आपको। फिर उसके बाद सर ने आज क्लास में क्या क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करने की कोशिश करो। सर ने आज क्लास में कौन से फॉर्मूलाज लिखवाए, कौन से एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए, या सर ने कहां पे लिखा कि ये डीआर पॉइंट है। मैं कहीं कहीं ये भी लिखवाता हूं डॉक्टर और अपना नेम लिख लो, क्लास में लिखवाता हूं मैं बच्चों को येलो से ऐसे, एनसीईआरटी लिखवा दिया, फिर उसके बाद डीआर पॉइंट लिखवा दिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिवाइज करने के लिए। और जो नीट 2025 में क्वेश्चन आएगा उसमें मैं लिखवाता हूं डॉक्टर और आपका नेम। क्यों? क्योंकि डॉक्टर, और जैसे आपने लिख दिया मान लीजिए यहाँ पे डॉक्टर, मान लीजिए मैं लिखता हूं डॉक्टर सुनील नैन, ऐसे लिख दिया मान लीजिए मैंने, ठीक। वैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं, कुछ बच्चे बोलते हैं आप डॉक्टर हो क्या सर, अरे वो एग्जाम्पल के लिए लिखता हूं मैं, ठीक। तो ये जो 3 वर्ड है ना, कोई भी डॉक्टर है, मान लीजिए आप है डॉक्टर अमित कुमार है आप, ठीक। तो डॉक्टर, जिस बच्चे का नाम अमित कुमार होगा ना, उसको इन 3 वर्ड से सबसे ज्यादा प्यार है, ठीक। तो ये 3 वर्ड जब आप देखेंगे ना, सबसे पहले आपका ध्यान इस पे जाएगा। तो ऐसे पॉइंट जो नीट 2025 में पूछे जा सकते हैं, मैं उन पे डॉक्टर और आपका नेम लिखवा देता हूं, ताकि अगर पेज भी आप पलटेंगे आपको एज इट इज वो याद आ जाए। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो आप इन पॉइंट्स को उन 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं कि सर ने आज एनसीईआरटी का कौन सा पॉइंट लिखवाया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा था, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा था, ऐसा कौन सा पॉइंट बताया था जो नीट 2025 में एज इट इज आ सकता है, ये रिमाइंड किया। फिर इसके बाद आप 20 मिनट थ्योरली नोट्स रिवाइज करेंगे पूरा, कि आज सर ने क्लास में क्या क्या पढ़ाया, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा वो आप सोल्व करके देखेंगे, कोई फॉर्मूला लिखवाया है, कोई इंपॉर्टेंट ऑर्डर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिखवाया वो लिख के देखेंगे। फिर उसके बाद वापस कॉपी बंद। अब फिर 2 से 3 मिनट आप रिमाइंड करो कि आज आपने क्या क्या पढ़ा। और जब आप रिमाइंड करेंगे ना, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी लॉन्ग ब्रीथिंग करते हुए करना, लंबे लंबे सांस लेना 4-5 और पूरा रिमाइंड करने की कोशिश करना। इससे आप में पेशेंस डेवलप होगा, इससे आपकी याददाश्त बढ़ेगी और इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, ठीक। तो ये हो गया नोट्स रिवाइज करने का मेथड। तो इसमें आपको मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा बताओ भाई? 2 मिनट, 20 मिनट, 2 मिनट, 24 मिनट हो गए। मैक्सिमम किसी भी सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट मान लो, और मान लीजिए फिजिक्स वगैरह में थोड़ा ज्यादा भी लग जाता है, 40-45 मिनट भी लग जाता है, तो बायो में और केमिस्ट्री में तो कम ही लगेगा। तो ऐसे ही तीनों के नोट्स पढ़ने में मैक्सिमम आपका यहां पे कितना हो जाएगा? 2 घंटा हो जाएगा, ठीक। और ये काम आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, लेक्चर सुबह देखा, उसके नोट्स ना शाम में रिवाइज नहीं करेंगे या लेक्चर खत्म होने के बाद नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे करते हैं। जितना जल्दी हो सके आपको उसी टाइम नोट्स को रिवाइज करना है, जितना फास्ट हो सके। भले ही जैसे कुछ, अगर आप ऐसा करते हैं ना, पहले आपने केमिस्ट्री का लेक्चर करा और फिर केमिस्ट्री का होमवर्क कर रहे हो, तो केमिस्ट्री का लेक्चर करते ही 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लो, उसी टाइम नोट्स रिवाइज कर दो। नोट्स जितना जल्दी रिवाइज करोगे उतना फायदा है। कोई बच्चा ऐसा है सुबह 6 से लेके दिन में 1 बजे तक क्लास में जाता है और आकर के वो 3 बजे से पढ़ाई स्टार्ट करता है। 3 बजे से 5 बजे तक सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट के नोट्स इसी सीक्वेंस में ऐसे ही आपको रिमाइंड करने हैं। समझ आया कि नहीं? फिर इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करनी है भाई? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए नोट्स में जो आज पढ़ाया गया, सबसे पहले उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे रैंकर बैच में आप देखेंगे एक्सरसाइज 1 में मैंने आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। जो टॉपिक आज आपने पढ़ा, मान लीजिए आज आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन के 10-15 क्वेश्चन जो भी टॉपिक के क्वेश्चन हो आज ही कर दो। एमओटी आज आपने पढ़ा, मान लीजिए एमओटी के 25 क्वेश्चन है, बैठे 10-15 मिनट आज ही कर दिए। ऐसे ही फिजिक्स में, ऐसे ही बायोलॉजी में आपको करना है, ठीक। तो फिजिक्स बायोलॉजी में कैसे करेंगे? तीनों सब्जेक्ट में कितना टाइम लगेगा? मैक्सिमम 2 आवर्स। वैसे 1.5 घंटा लगेगा, लेकिन मैक्सिमम 2 आवर्स हमने रखा है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम ना एक उंगली ऐसे आंसर की में रखते हैं। अच्छा, पहले का बी, दूसरे का सी, तीसरे का डी, और ऐसे मान लीजिए चौथे का, अच्छा अरे यार ए नहीं, इसका तो सी है, फिर वो एडजस्ट कर देते हैं। ऐसे नहीं करना है।
इससे आपके मार्क्स कम आएंगे। क्या करना है भाई, आप है ना मान लीजिए 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, आप काउंटिंग लिख ले 1 2 3 4 5 20 तक। ये काउंटिंग लिखने के बाद पहले का बी आया, दूसरे का डी आया, तीसरे का सी आया, चौथे का ए आया, जो भी आपका आंसर आ रहा है, पांचवा समझ में नहीं आया, छठा समझ में नहीं आया, सातवें का या, ऐसे करते चले टाइम लिमिट के साथ। ठीक, फिजिक्स में अगर आपके 20 क्वेश्चन आप 25 मिनट टाइम रख लें, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आप 20 मिनट रखें, बायो के 20 क्वेश्चन आपको करने हैं सिर्फ 10 मिनट में करें। तो ऐसे टाइम रखते हुए जैसे पेपर में करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको घर पे करना है और इनके आंसर बाद में मैच करना है। तो इसमें मैक्सिमम कितना लगेगा, 2 आवर्स लगेगा। फिर इसके बाद आएगा आपका एनसीईआरटी रीडिंग, जो आज आपको क्लास में पढ़ाया गया, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायोलॉजी है। 30 मिनट केमिस्ट्री, 30 मिनट बायोलॉजी, 30 मिनट फिजिक्स, उसी टाइम पढ़ो। पढ़ना कैसे होता है एनसीईआरटी को, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ते टाइम एक बात का ध्यान रखना भाई, सबसे पहला काम आपका यह है कि पेंसिल लेके बैठे। कुछ बच्चे क्या फर्स्ट डे से ही हाइलाइटर ले आते हैं और शुरू में आपकी आदत होती है हर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करने की जो क्लास में पढ़ाया गया या जो आपको लगता कि यार ये तो मैं भूल सकता हूं। ऐसे नहीं करना है, पहले आप पेंसिल का यूज करें, क्योंकि 4-5 बार जब आप किसी एक टॉपिक को पढ़ लेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा यार ये पॉइंट तो ना मुझे याद हो गया बिल्कुल, इसको तो बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखो फर्स्ट डे तो हम क्लास 11th के बच्चे को यही बताते हैं, लिख भाई फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लिख भाई हीलियम की हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी होती है, लिख भाई क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है पीरियोडिक टेबल में। भाई ये सारे पॉइंट तो सबको याद रहते हैं, इनको थोड़ा हाईलाइट करोगे, वो पॉइंट हाईलाइट करो, वो पॉइंट याद करो जो आपको आप भूल सकते हैं या एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका मेथड क्या है, आपने कोई आज क्लास में जो टॉपिक पढ़ाया सबसे पहले आप उस टॉपिक को पढ़ें अंडरलाइन करते हुए। मान लीजिए आज मैंने आपको केमिस्ट्री में एनसीईआरटी के 3 पेज पढ़ा दिए, तो आपको क्या करना, आपने पहला पेज पढ़ लिया, उसको पढ़ते गए साथ में जो भी आपको लगा अंडरलाइन कर लिया। पहला पेज पढ़ते ही दूसरे पेज पे जाने से पहले जो जो आपने अंडरलाइन किया है इस पे नजर दौड़ाओ, फिर एक लॉन्ग ब्रीदिंग के साथ दूसरा पेज स्टार्ट करो, ये आपने पढ़ लिया। फिर इसके बाद तीसरे पेज पे जाने से पहले आप सेकंड पेज पे जो अंडरलाइन किया उसको एक बार नजरों से दौड़ाओ, फिर तीसरा पेज ऐसे ही। ठीक, ये 3 पेज आपने एनसीईआरटी के आज पढ़ लिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, एनसीईआरटी रखते ही भागने की कोशिश करते हैं, भागना नहीं, चेयर पे बैठे रहो 2 मिनट और। अब लॉन्ग ब्रीदिंग करो और लॉन्ग ब्रीदिंग करते हुए जो जो आपने एनसीईआरटी से अंडरलाइन किया है उसको पढ़ते जाओ। तो अब ऐसे आप पढ़ेंगे ना, बहुत सारे पॉइंट तो आपको है ना फर्स्ट डे ऐसे मिल जाएंगे जो फालतू अंडरलाइन कर रखे थे, समझा। फिर दूसरे दिन जब पढ़ने बैठेंगे, दूसरे दिन मान लीजिए नेक्स्ट डे फिर मैंने आपको एनसीईआरटी के 3 पेज पढ़ने का बोल दिया, तो इन 3 पेज को पढ़ने से पहले ये तीनों पेज पे जो अंडरलाइन किया हुआ है उसको फिर 2 मिनट नजरों से दौड़ाओ। फिर आपको पता चलेगा यार ये तो एक्स्ट्रा अंडरलाइन कर रखा है, इसको हटा देता हूं ऐसे, फिर ये भी एक्स्ट्रा अंडरलाइन है, ऐसे हटते जाएंगे। फिर आप तीनों पेजों को उसी मेथड से पढ़ेंगे। फिर इनको पढ़ने के बाद नेक्स्ट डे जब तीसरे दिन फिर मान लीजिए मैंने आपको 4 पेज पढ़ने का बोला, तो अब ये जो 6 पेज आपके पहले और दूसरे दिन के, इनको फिर एक बार आप नजरों से दौड़ाओ कि सर ने फर्स्ट और सेकंड डे में जो पढ़ा था उसमें मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर रखा है। फिर आप पेंसिल से रफ करते जाओ, ऐसे करते जाओगे तो ऐसे तीसरा दिन आ जाएगा। तो हर दिन एनसीईआरटी में जो आपने अंडरलाइन किया है उसको ना रिव्यू करते जाओ, धीरे 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 धीरे। जब आपका चैप्टर खत्म होने का होगा आप देखेंगे कि पहले दिन आपने जितनी लाइंस अंडरलाइन की थी उसमें से 50% से ज्यादा आप रफ कर चुके होंगे, क्योंकि वो आपको याद हो चुका है, क्योंकि अब वो आपके लिए आसान हो चुका है। फिर लास्ट डे जब आप पढ़ेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, फिर जो कुछ भी अंडरलाइन है 1 या 2 रीडिंग फिर से उसको दें, समझा। फिर उसमें से अगर आपको लगता है यार ये पॉइंट बार बार याद करने पे भी याद नहीं हो रहा, उसको हाईलाइटर से मार्क कर दें। या ऐसा कोई पॉइंट जो आपको लगता है कि यार ये एनसीईआरटी का ऐसा पॉइंट है, इसको मुझे अलग से नोट कर लेना चाहिए, उसको पेंसिल से एनसीईआरटी में जहां जगह रहती है वहीं पे अलग से नोट कर दें। तो ऐसे अगर आप बार 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 एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़ेंगे तब मल्टीपल रिवाइज होगा। अब मान लीजिए एक लेक्चर में, एक चैप्टर में आपने 10 दिन लगाए, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में मान लीजिए हमें 10 दिन लग गए पढ़ने में, ठीक। तो 10 दिन में जब हर दिन पहले दिन का पिछले दिन का आप रिवाइज करते जाएंगे, स्टार्टिंग की चीजें तो आपकी 4 5 6 7 8 बार रिवाइज हो चुकी होंगी और इवन लास्ट तक आते आते भी 2 2 3 3 बार रिवाइज हो चुकी होंगी। फिर ऐसे होती है एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम रिवाइज। और एक बार पढ़ोगे और उसको पढ़ के छोड़ दिया फिर भूल जाओगे। ये एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट मेथड है। हमेशा पेंसिल यूज करो, मार्कर तब तक मत चलाओ, पक्का पेन तब तक मत चलाओ जब तक आप श्योर ना हो जाए ये पॉइंट आपको याद करना है। ठीक, ये समझ में आया।
ये एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट मेथड है। ऐसे ही आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, ऐसे ही केमिस्ट्री की और ऐसे ही बायोलॉजी की, तीनों सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है। कुछ बच्चे सोचते हैं मेरा तो बायो से काम चल जाएगा। मैं आपको क्लियर बता दूं, अगर 720 का टारगेट है, आपको पता है आजकल फिजिक्स में भी थियोरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं, वो भी करना है। देखो एक बात बिल्कुल क्लियर है हम लोगों को सबको कि भाई बायो में तो कोई डाउट ही नहीं है, 720 वो 360 ऑफ 360 स्कोर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना है। देखो अगर आपको नीट में 300, 320, 330 मार्क्स लाने हैं, आप किसी कोचिंग का मॉडल पढ़ सकते हैं। आपका टारगेट है 360, 355, 350, ऐसा हायर स्कोर का टारगेट है तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ें। सिमिलरली केमिस्ट्री में अगर आपका टारगेट है 180 आउट ऑफ 180, आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी डिपेंडेंट रहेंगे, इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक भी लाइन अगर इससे बाहर आप पढ़ते हैं वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। आप देखेंगे जो बच्चे रैंकर बैच फॉलो करते हैं या बीवाइज क्लासेस का कोई क्रैश कोर्स फॉलो करते हैं, उसमें मैं बच्चों को बोलता हूं देखो ये लाइन आउट ऑफ एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में नहीं है। और मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूं ये लाइन मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि कोचिंग के टेस्ट में पूछी जाती है, ना तो मैं पूछूंगा ना एग्जामिनर पूछेगा। तो जहां मैं नोट इन एनसीईआरटी लिख दूं वो लाइंस भी आप अवॉइड कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री में भी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी। अब फिजिक्स में आपको क्या करना है, पहले आपको जो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग करने हैं। पहले आपको इजी अच्छे से करना है, टफ पे नहीं जाना। जब फिजिक्स में आपकी कमांड होने लग जाए फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ें। कभी भी डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश ना करें क्योंकि फिजिक्स की एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आएगी। पहले कॉन्सेप्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है उस पे कमांड बनाए, फिर उसके बाद आप फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ें। और फिजिक्स में अगर सारी एनसीईआरटी ना पढ़ें आप, कम से कम 12th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें क्योंकि 12th की एनसीईआरटी के थियोरेटिकल चैप्टर से डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन पूछी जाती है। समझ आ गया ये बात। फिर इसके बाद क्या होगा, अच्छा यहां पे 12th से मुझे याद आ गया, 12th का मैं आपको बता दूं वेटेज ज्यादा है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री चाहे बायोलॉजी। अगर बात करें ओनली फिजिक्स की, भाई 12th लगभग है ना 55 से 60% आता है आपका ओनली 12th की अगर बात करें। वहीं केमिस्ट्री में आपका 50 से 55% 12th आता है। और बायो की अगर बात करें, बायो में लगभग 50% रहता है, फिर भी हम बोल सकते हैं 50 से 52% तक आपका क्लास 12th का पोर्शन आता है। यानी मैं ये बोल सकता हूं यहां पे आपके 27 से 30 क्वेश्चन 12th क्लास के पूछे जाते हैं, वहीं के फिजिक्स में 27 से 30 क्वेश्चन 12th क्लास के, और केमिस्ट्री में ये मान के चलो आप 25 से लेके 27-28 क्वेश्चन आपके क्लास 12th के। और बायो में अगर बात करें यहां पे आप बोल सकते हैं भाई 50 से 52 क्वेश्चन आपके किसके पूछे जाते हैं, 12th क्लास के पूछे जाते हैं। तो 12th क्लास का वेटेज हमेशा ज्यादा रहता है, 12th की एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस आपको जरूर करना है। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, ये एनसीईआरटी की बात हो गई। फिर आएगा आपका रिवीजन। ठीक, डेली का रिवीजन। डेली रिवीजन कैसे करना है भाई, रात में सोने से पहले आप सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट, 5 मिनट फिजिक्स का, 5 मिनट केमिस्ट्री का और 5 मिनट बायोलॉजी का, ये सोचें कि आज आपने क्या पढ़ा, नोट्स में क्या पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम क्या क्या मिस्टेक हुआ, एनसीईआरटी पढ़ते टाइम आपने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े। ठीक, नोट्स खोल के क्वेश्चन बुकलेट खोल के या एनसीईआरटी खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिमाइंड करें सिर्फ रात में सोने से पहले, बस रिमाइंड करके सो जाएं। फिर नेक्स्ट डे जब आप सुबह उठेंगे तो क्या करना है, आप क्या करेंगे भाई, क्लास अटेंड करेंगे। क्लास अटेंड करने के बाद फिर आप सेकंड डे के नोट्स पढ़ेंगे। ठीक, सेकंड डे के नोट्स पढ़ने से पहले एक बार फर्स्ट डे के नोट्स के गो थ्रू हो जाए। तो अब देखो फर्स्ट डे के नोट्स पहले दिन आपने 2 मिनट, 20 मिनट और 2 मिनट कितनी बार रिवाइज किए थे, 3 टाइम रिवाइज किए थे। एक बार रात में आपने मेमोराइज किया, फिर उसके बाद सेकंड डे के नोट्स जब पढ़ेंगे उससे पहले आप फर्स्ट डे के नोट्स पढ़ेंगे, फिर सेकंड डे के नोट्स थ्रोली रिवाइज करेंगे। देन उसके बाद फिर तीसरे दिन जब आप नोट्स पढ़ेंगे, पहले और दूसरे दिन के नोट्स एक बार फिर आपको गो थ्रू हो जाना है, सिर्फ 2-2 मिनट देना है। तो कितना हो गया, ये भी रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद देखो यहां पे जब 4th डे के नोट्स आप पढ़ेंगे फिर आप इनको छोड़ सकते हैं। साइंस ये कहती है अगर किसी चीज को 72 आवर्स में हम 3 से 4 बार देख लेते हैं, वो हमें हमेशा के लिए याद रहती है। और आपके जो क्लास 1 डे 1 के जो नोट्स है वो हमने कितनी बार देख लिए, 3, 4, 5, 6 बार देख लिए। भाई साइंस तो ये कहती है 3 बार देख लो, 4 बार देख लो, आपको हमेशा याद रहेंगे।
मैंने तो आपको फर्स्ट डे के नोट्स 6 बार रिवाइज करा दिए, अब आपको ये जन्मों जन्मों तक याद रहेंगे। हो गया यार, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, अब इनको वीकली भी पढ़ना है। क्या करेंगे, वीकली पढ़ेंगे। कितनी देर, जो आपके 6 दिन के क्लास नोट्स होंगे एक सब्जेक्ट के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, 20 मिनट एक्स्ट्रा आपको देनी है, ठीक। डेली वीक में 1 घंटे में तीनों सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के नोट्स आपको अच्छे से रिवाइज हो जाने चाहिए। इसके बाद फिर आप 14 डेज में रिवाइज करेंगे, यानी सेकंड संडे को रिवाइज करेंगे। सेकंड संडे को आपको हर सब्जेक्ट को आधा आधा घंटा देना है। 10-10 मिनट तो फर्स्ट डे के जो नोट्स है उनको रिवाइज करने में, और फिर 20-20 मिनट जो सेकंड डे के नोट्स है। तो हर सब्जेक्ट को आधा घंटा, 1.5 घंटे में आपको पूरा रिवाइज कर लेना है। फिर इसके बाद आपका आएगा मंथली रिवीजन। मंथली रिवीजन में क्या होगा भाई, जब आपके 4 वीक हो जाएंगे तो 4 वीक में हर सब्जेक्ट को आपको 1-1 घंटा देना है। ये हो गया मंथली रिवीजन। मंथली लिख देता हूं इसको। मंथली रिवीजन में तीनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा देंगे, कितना हो गया, 3 घंटे। फिर इस 3 वीक के ये आपका हो गया 3 रिवीजन हो गया, 6 यहां पे हो गया था, तो टोटल अभी तक 9 रिवीजन हो गया। फिर इसके बाद 3 मंथ के बाद इसको बोलते हैं क्वार्टरली रिवीजन। इस क्वार्टरली रिवीजन में आपको क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट को 2-2 घंटा देना है। कि पिछले 3 महीने में आपने क्या पढ़ा है, 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी, 6 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद 6 मंथ में आपने क्या पढ़ा है, फिर हर सब्जेक्ट को आपको 3-3 घंटा देना है। तो ऐसे 9 घंटे मेरी आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। या एक काम करो, 6 मंथ काफी टाइम हो जाएगा, हर सब्जेक्ट को 6-6 घंटा दे दो। 6-6 घंटा अगर आपने दे दिया तो ये कितना हो जाएगा, 18 घंटे हो जाएगा। या एक काम कर लो, 6 भी ज्यादा हो जाएगा, 4-4 घंटे या 6-6, चलो 2 दिन लगा देना, 6-6 घंटे देंगे, 18 घंटे में 6 मंथ का पूरा रिवाइज हो जाना चाहिए। तो 6 वीक में आपने कितनी बार रिवीजन कर लिया, 11 बार रिवीजन कर लिया। और ये अभी हमारा कोर्स कंप्लीशन चल रहा है, अभी तक हमने जो रिवीजन लास्ट में करेंगे वो स्टार्ट नहीं किया है। आप 6 मंथ में जो आपने शुरू में पढ़ा था उसको 11 बार आप रिवाइज कर चुके हैं, जो पहले दिन आपने पढ़ा था। और यही मेथड होता है चीजों को टाइमली और अच्छे से रिवाइज करने का। देखो कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि मैं ऐसे डेली डे फर्स्ट से डे लास्ट तक डेली नोट्स रिवाइज करूंगा। जब मैं आपको पूरी इनऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा, इतनी मोटी कॉपी भर जाएगी, ऑर्गेनिक इतनी मोटी कॉपी भर जाएगी, आप फर्स्ट डे से लास्ट डे तक कैसे कॉपी को रिवाइज करोगे 20 मिनट में? तो नोट्स ही रिवाइज होंगे क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना क्या? एनसीईआरटी नहीं पढ़ना क्या? हमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करना क्या? इतने सारे काम होंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्या आएगा भाई, ये हो गया। अब इधर आ जाते हैं, ये टारगेट आपका पूरा हो गया, क्लास नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी, रिवीजन। इसके बाद आपको डेली मिस्टेक्स लिखनी है। क्या करना है, डेली तीनों सब्जेक्ट की मिस्टेक्स लिखनी है, जो कॉपी मैंने बताई थी ना, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक बायोलॉजी की। मुझे लगता है इसमें आपको 10 से 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक। इतने में आपका आराम से हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। डेली तीनों की एक एक मिस्टेक लिखनी है। वीक में 6 दिन ही पढ़ना, संडे को नहीं पढ़ना। संडे को क्या करना अभी बताता हूं। अब आ जाओ संडे पे। भाई संडे पे सबसे पहली बात तो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, कुछ भी मत पढ़ो मैं तो कहूंगा। और अगर ज्यादा ही इच्छा कि सर मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप एक काम कर सकते हो, हर वीकेंड पे संडे को सिर्फ 1.5 से 2 घंटे मैक्सिमम, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा रिवीजन करो कि आपने वीक में क्या पढ़ा। जैसे मैंने ये बताया था ना, वीकली ये रिवीजन, या 14 डेज पे जो रिवीजन आएगा, जो मंथली रिवीजन आएगा 3 घंटे का, इससे ज्यादा टाइम संडे को आपको पढ़ाई को नहीं देना। ओनली क्या करना है, रिवीजन। वो आपका 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, या 3 घंटा, जो भी आपका रिवीजन नंबर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक। इससे ज्यादा टाइम नहीं देना। और इसमें भी क्या करना है, सुबह जल्दी उठ जाओ। मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठ गए, और 5 बजे उठ के जब तक घर वाले उठे या दोस्त उठे, सुबह 8 बजे तक वीक का रिवीजन करके फ्री हो जाओ। अब दिन भर कुछ नहीं करूंगा, मस्ती करूंगा। और संडे को मोबाइल कर दो बंद, बिल्कुल बंद कर दो। देखो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर सुबह वाली क्लास में भी उतनी एनर्जी रहती है, शाम वाली में भी उतनी एनर्जी रहती है? आप एक बात और बता दूं, फर्स्ट डे से लास्ट डे तक इतनी ही एनर्जी आपको मेरे में मिलेगी। उसका राज पता है क्या है? उसका एक ही राज है कि मैं संडे को कभी भी कोई होमवर्क नहीं करता, कोई ऑफिस का काम नहीं करता। मैं संडे को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करता हूं।
मैं संडे को मोस्ट ऑफ द टाइम कोशिश करता हूं कि मोबाइल भी बंद कर दो अगर कोई काम नहीं है। पूरा दिन मोबाइल 24 घंटे बंद कर दिया या 10 घंटे बंद कर दिया या 6 घंटे लगातार बंद कर दिया। और अगर पॉसिबल हो तो मुंह भी बंद रखने की कोशिश करता हूं कि किसी से बात भी नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करूंगा, नेचर को ऑब्जर्व करूंगा, खुद का सेल्फ एनालिसिस करूंगा कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इंप्रूव करने की जरूरत है, बस ये बातें सोचता हूं। इससे पूरे वीक की एनर्जी मेरी बनी रहती है। अगर ये मेथड आप फॉलो करेंगे आपकी भी बनी रहेगी। ठीक, तो संडे को कुछ नहीं करना है। हाँ, ये बात जरूर है कि संडे को जनरली हमारे टेस्ट होते हैं, टेस्ट जरूर कर लेना। अब मान लीजिए 3 घंटे तो आपके टेस्ट में ही चले जाएंगे। 3 घंटे क्यों, इसको आप बोलो कम से कम 4 घंटे चले जाएंगे, आप टेस्ट के लिए तैयार होकर बैठेंगे। ठीक, टेस्ट के लिए मिनिमम 4 घंटे चले गए और टेस्ट के दिन ही आप ये एनालाइज और कर दो कि कितने क्वेश्चन आपके मिस्टेक हुए, कितने क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाए, किस में सीधी मिस्टेक हो रही है, क्यों आप कौन सा क्वेश्चन आप टाइम की वजह से सोल्व नहीं कर पाए। मैक्सिमम 30 मिनट। तो जिस वीक आपका टेस्ट होगा तो लगभग 5 घंटे तो यहीं चले जाएंगे। बस इतना ही करना है, इसके अलावा अलग से कुछ मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट दिया आज और उसको एनालाइज करेंगे फिर 1 वीक के बाद। नहीं, एक बार उसमें नजर जरूर दौड़ाओ, क्या क्या छूट गया टाइम की वजह से, मिस्टेक क्या क्या हुआ, किस टाइप की मिस्टेक हुई। भले ही लिखो मत, लिख लेना वीकडेज में, लेकिन एक बार देख जरूर दो। समझे कि नहीं समझे। अब हम बात करेंगे साथ में कि टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है उसके बारे में। अब देखो, टेस्ट अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी भी मैं आपको बता देता हूं। जब भी आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे भाई, जो बच्चे नीट एग्जाम को 4 अटेम्प्ट में अटेम्प्ट करते हैं, यानी 4 बार अटेम्प्ट कर लेते हैं, यानी 4 राउंड में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। जो बच्चे 4 राउंड में नीट का पेपर अटेम्प्ट करते हैं उनके आएंगे 720 मार्क्स। जो बच्चे 3 राउंड में पूरा पेपर करेंगे उनके आएंगे 700+ मार्क्स। जो बच्चे 2 राउंड में कर लेते हैं उनके आ जाएंगे 650 से 680 के बीच में। ठीक, और जो बच्चे 1 राउंड में करते हैं उनके आएंगे 620 630 के आसपास या उससे कम, 600 के आसपास। और जिनका 1 ही राउंड पूरा नहीं होता है वो कभी 600 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। अब आपका टारगेट क्या है वो देख लो, उसके अकॉर्डिंग उतने राउंड मिनिमम आपके होने चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग हर बच्चे को कम से कम 3 राउंड लगाने की कोशिश करनी चाहिए। 3 राउंड से कम लगाने का कोई बेनिफिट भी नहीं है, 3 राउंड आपके होने ही होने चाहिए। अब कैसे करने हैं 3 राउंड। सबसे पहला राउंड, उसमें आप मोस्ट इजी क्वेश्चन करोगे। फर्स्ट राउंड में जो क्वेश्चन आपके देखते ही हो जाए, जो 100% आपको आता है, जिसमें आपको पेन भी ना उठाना पड़े कैलकुलेशन के लिए, जिसमें आपको कोई डाउट ना हो, फर्स्ट राउंड में वो इजी क्वेश्चन करेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन जो विदिन 30 सेकंड आपसे हो जाएंगे। सेकंड राउंड में वो क्वेश्चन करेंगे जो आपको आते हैं लेकिन आपको पता है विदिन 50 से 60 सेकंड आप आराम से सोल्व कर देंगे। इनको हम मीडियम क्वेश्चन बोलेंगे। ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, न्यूमेरिकल हो सकते हैं, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सीक्वेंस में रिएक्शंस आते हैं वो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। थर्ड राउंड में आप वो क्वेश्चंस करेंगे जो टफ होते हैं, जिसमें 2 या 3 कॉन्सेप्ट मिक्स होते हैं, जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग सकता है, जो कैलकुलेटिव होते हैं। जैसे कई बार हमारे केमिस्ट्री में आता है, फिजिकल केमिस्ट्री में भाई सॉल्यूशन चैप्टर में बहुत आपकी कैलकुलेशन होती है, या कभी बार लॉग के क्वेश्चन आ जाते हैं, या एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वेश्चन इजी रहता है लेकिन कैलकुलेशन बहुत लंबी रहती है, उसमें कई बार ऑप्शन पास दे देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम थर्ड राउंड में करेंगे, जिनको टफ या लेंथी क्वेश्चंस कहा जाता है। तो ये 3 राउंड में पेपर करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और जब भी आप पेपर करें, पहले राउंड में सबसे पहले आपने बायो किया, और बायो जैसे ही किया बायो की OMR साथ के साथ भर दे। फर्स्ट राउंड के इजी क्वेश्चन, मान लीजिए 90 में से आपने पहले राउंड में सिर्फ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो उन 60 क्वेश्चन की OMR भर दें। फिर उसके बाद आप केमिस्ट्री अटेम्प्ट करें। केमिस्ट्री में मान लीजिए आपने 45 क्वेश्चन करने थे और उसमें से आपसे सिर्फ 25 क्वेश्चन हुए, तो इन 25 क्वेश्चन की OMR भर दें। फिर फिजिक्स का पहला राउंड करें, इसमें मान लीजिए आपसे 50 में से ओनली 20 क्वेश्चन हुए, 45 अटेम्प्ट करने से 20 हुए, तो उन 20 क्वेश्चन की OMR भर दें। ये हो गया पहला राउंड। ठीक, सब्जेक्ट वाइज OMR फिलअप हो गई। सेकंड और थर्ड राउंड की OMR आपको साथ के साथ फिलअप करनी है। ये मेथड लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट्स को मैंने जनवरी में सिखाया था, और जिन बच्चों ने लास्ट के 3-4 महीने में ये मेथड फॉलो किया, हर बच्चे के 650+ मार्क्स है। और जिस बच्चे ने सही से फॉलो नहीं किया, ठीक ठाक फॉलो किया, 600 से 650 के बीच में उसके भी है। लेकिन जिन बच्चों ने 1% भी डाउट नहीं किया और सर को पूरा फॉलो किया, उनके सबके 650+ है। आपके भी आ सकते हैं। उनको मैंने जनवरी में स्टार्ट कराया था, आपको मैं भी स्टार्ट करा रहा हूं। ठीक, तो ये मेथड आपको अच्छे से फॉलो करना है, ये हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन घर पे सेल्फ स्टडी करेंगे। जब आप सेल्फ स्टडी करेंगे
आपको ये करना है, टेस्ट का टाइम रख लिया मान लीजिए आपने 2 to 5:20, लेकिन एक बात ध्यान रखो, कभी भी 2 बजे अपनी टेबल चेयर में मत बैठो। आप क्या तो भाग दौड़ करके बैठते हो। कुछ बच्चों को मैं देखता हूं मेस में से खाना खा के भागते भागते जा रहे हैं, टेस्ट में लेट हो गए। ये अच्छे मेथड नहीं है। कम से कम आधा घंटा पहले आप अपने जिस टेबल चेयर पे आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है उस पे होने चाहिए। चाहे आप ऑफलाइन कर रहे हैं या घर पे ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी भी टाइप से टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 मिनट पहले। मैं तो कोशिश कहूंगा कि 1 से 2 के बीच में आप बैठ जाएं और उस टाइम सिंपल लॉन्ग ब्रीदिंग करें। पेपर के बारे में ना सोचें, पेपर कैसा आया, आपने रिवीजन किया नहीं किया, कुछ भी ना सोचें और इस मेथड को फॉलो करते हैं। 1 से 2 बैठे रहें, क्योंकि देखो पेपर में आपके साथ क्या होता है, आपको ना वहां पे आप 12:30 बजे एंट्री कर जाते हो। 1.5 घंटे जब जो होता है ना 12:30 से 2 के बीच में, उसके बीच में आपके बहुत सारे थॉट्स आते हैं। यार बायो टफ आ गई तो, यार मैं इकोलॉजी पढ़ के नहीं आया, यार ऑर्गेनिक रिवाइज नहीं करके आया, यार फिजिक्स 11th की टफ आ गई तो, ऐसे बहुत सारे विचार आते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती। आज से प्रैक्टिस करो, 1 से 2 के बीच में आप लॉन्ग ब्रीदिंग करेंगे, ओनली अपने सांसों पे फोकस करेंगे, देखेंगे सांसें कैसे आती कैसे जाती है, कुछ भी नहीं करेंगे, रिलैक्स करेंगे। 2 से 5:20 के पेपर में ईमानदारी से पेपर करेंगे, पहले बायो का, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का। आज बोल रहा हूं यही आदत डाल लो, यही काम आएगी। इसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। समझ आया? इसको पूरा अच्छे से फॉलो करना है, हो जाएगा ऐसे। ये हो गया आपका पूरा टारगेट। फिर जब आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, उसका एनालिसिस कर लेंगे, फिर वीकडेज में आप टेस्ट मिस्टेक्स की एक अलग कॉपी लगा सकते हैं, या ये वाली जो कॉपी हमने बनाई है आप चाहें तो इसमें भी टेस्ट की मिस्टेक्स लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक, लेकिन टेस्ट में जो भी मिस्टेक होगी उसको पढ़ें, उसको देखें कि क्या मिस्टेक हुई है और उसको लिखें जरूर। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ टेस्ट की मिस्टेक कैसे लिखें हमें पता नहीं चलता। भाई कई बार आपसे सिली मिस्टेक होती कि नहीं होती? अच्छा, मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूं, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका स्कोर है 630, 640 या 645, 650, और पक्का इन बच्चों ने 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में ऐसे मिस्टेक किए होंगे जो सिली मिस्टेक थी, जिसमें कॉन्सेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। जैसे ऐसे क्वेश्चन आपने मिस्टेक कर दिया, वो 0, 1, 2, 3, ये यहां पे ये थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन, आपका आंसर आया 2 और आप ऑप्शन 2 लगा के आ गए। इस टाइप की मिस्टेक। जैसे मान लीजिए फोर्स इक्वल टू हम लिखते हैं k q1 q2 अपॉन r², लेकिन आप k q1 q2 अपॉन r के टिक करें। इस टाइप की वो सिली मिस्टेक जो आपसे होनी नहीं चाहिए थी, आप करके आ गए और आपका स्कोर रह गया 630 से 650 के बीच में। अगर ये 4-5 मिस्टेक आपकी ना होती, शायद आज भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। क्यों हुई ये मिस्टेक्स? क्योंकि कभी भी आपने सिली मिस्टेक्स को तवज्जो नहीं दी, आपने कभी उन सिली मिस्टेक्स को नोट डाउन नहीं किया, उनका एनालिसिस नहीं किया। इस टाइप की मिस्टेक्स का भी एनालिसिस करना है। सर इनको लिखेंगे कैसे? जैसे मैंने लिखा, आप बस ये लिखो ये मिस्टेक थी आज मेरी, बस हो गया काम। भाई आपको देखते ही याद आ जाएगा, यार आंसर 2 था, मैंने तो ऑप्शन 2 लगा दिया। अब ये फोर्स इक्वल टू k q1 अपॉन r, ये लिख के आए, इस पे अलग पेन से अब आप लिख दो कि यहां पे r² आना चाहिए था, ये मेरी मिस्टेक है, इसको हाईलाइट कर दो। बस ये नहीं लिखना कि पूरा क्वेश्चन लिखा फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर मेरी ये मिस्टेक हुई है। ऐसा टाइम वेस्ट आपको नहीं करना है। सिर्फ आप ये लिख दें कि ये मिस्टेक हुई, ये वाली मिस्टेक हुई। किसी बच्चे से मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई नेम रिएक्शन भूल गया, फिंकलस्टीन रिएक्शन भूल गया, स्वार्ट्ज रिएक्शन भूल गया, वुड्स रिएक्शन भूल गया, एक लाइन की अगर आप रिएक्शन भूल गए तो सिर्फ वो एक लाइन की रिएक्शन लिखेंगे। ऑर्गेनिक में कोई छोटा, इनऑर्गेनिक में कोई छोटा सा पॉइंट भूल गए, सिर्फ वो लिखेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला याद नहीं आया, सिर्फ वो फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसे ही बायो में अगर आपको लगता है एक वर्ड की वजह से गलत हुआ क्वेश्चन, सिर्फ वो वर्ड लिखेंगे, ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी। मिस्टेक्स जितना शॉर्ट में लिखेंगे, रिवाइज करने का उतना ज्यादा टाइम मिलेगा, और मिस्टेक को जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। समझे कि नहीं समझे? तो मिस्टेक लिखना भी सीख गए कैसे करना है। कम से कम वर्ड में, मिनिमम वर्ड्स में लिखना है। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, मिनिमम वर्ड्स में लिखने के लिए वो सोचते हैं कि पेज कम भरने। भाई पेज तो देखो मैं खुद खुला खुला लिख रहा हूं, ऐसा नहीं। पेज आप चाहे कितने ही भरो, लेकिन कम वर्ड्स में लिखो। आपके क्वेश्चन की मिस्टेक एक वर्ड में, एक लाइन में, 2 या 3 लाइन में, कोई न्यूमेरिकल है 5-6 लाइन में आ जाना चाहिए। यानी एक पेज पे 7-8 मिस्टेक आपकी हो जानी चाहिए कवर, कम से कम। कोशिश करो 10 भी हो जाए और अच्छा है, लेकिन छोटा लिख के नहीं, उसको स्मार्टली लिख के। जैसे मैंने लिखा, देखो इसमें कुछ ज्यादा डिटेल लिखी क्या मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया कि मेरे से ये गलती हुई है, ये मेरी सिली मिस्टेक थी, मैंने बता दिया। आपसे सिली मिस्टेक हो जाती है कई बार, ऐसे लिखते हो आप 1.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2 था, अब होता तो ये 0.24 है, लेकिन गलती से जल्दबाजी में आप ये लिख देते हो 2.4।
आप लिख के दिखा दो कि ये गलती करी है मैंने, ये लिख दो, हो गया खत्म, ऐसे लिखना होता है। ठीक, समझ आया? अब ये हो गया आपका टारगेट पूरा। ठीक, ये हमारा कोर्स को कैसे कंप्लीट करेंगे, उसमें क्लास नोट्स पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी रिवीजन, मिस्टेक लिखना, संडे की प्लानिंग, टेस्ट प्रैक्टिस करना, टेस्ट प्रैक्टिस की मिस्टेक का एनालिसिस करना। अब आ जाते हैं, मैंने आपको बोला था कि हम डेली अपने आप को पॉइंट्स देंगे। पॉइंट कैसे देने हैं? सबसे पहले देखो भाई, आपने आज डेली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो किया, आपने तीनों सब्जेक्ट का एक एक मार्क्स है। एक एक मार्क्स यानी इसमें आपके डेली नोट्स पढ़ने आ गए, ठीक, डेली क्लास अटेंड करना आ गया, तो इनके 3 मार्क्स हो गए आपके डेली के। ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने किए, इसके भी एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बायो का, तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, 3 मार्क्स आप अपने आप को देंगे। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, आप खुद को 3 मार्क्स देंगे। फिर जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का तीनों का रिवीजन कर लेंगे, रेगुलर रिवीजन, डेली का रिवीजन कर लेंगे, तो इसमें आप खुद को 3 मार्क्स देंगे। और जब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का एक एक मिस्टेक, 3 मिस्टेक आप लिख लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, उसमें आप आपको अपने आप को 3 मार्क्स देंगे। तो हर दिन ये कितने मार्क्स हो गए आपके? 3 3 3 3 3, 15 मार्क्स हो गए। अब अगर हम बात करें 6 डेज हम पढ़ाई करते हैं, तो 6 डेज में कितने मार्क्स हो जाएंगे? डेली के 15 है, तो ये 90 मार्क्स हो गए। और संडे को आपने सही से फॉलो किया या नहीं किया? संडे को आपने रेगुलर रिवीजन किया कि नहीं किया? संडे को अगर टेस्ट था आपके शेड्यूल में, आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया या नहीं किया? उसके आप 10 मार्क्स रखेंगे। भाई टेस्ट अटेम्प्ट करना था वो कर लिया, टेस्ट का एक बार एनालिसिस कर लिया, या आपको टेस्ट का जो रिवीजन करना था वो कर लिया। और टेस्ट का रिवीजन, टेस्ट नहीं था तो कुछ मत करो, सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, बाकी सारा दिन खाली दोस्तों के साथ मस्ती करो, रिलैक्स करो, सो जाओ, रेस्ट करो, बिकॉज रेस्ट इज नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। रेस्ट कभी भी, रेस्ट करने से टाइम वेस्ट नहीं होता, रेस्ट करने से आप री एनर्जाइज होते हैं, आप में एनर्जी बढ़ती है। अगर आप रिलैक्स करेंगे, आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होंगे। रिफ्लेक्सेस अच्छे होने का मतलब यह है कि जब आप पेपर में ऐसे माथा पकड़ते ना, यार पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा, वो आपके रिफ्लेक्सेस वीक हो गए हैं। तो जब आप रिलैक्स करते हैं, रेस्ट करते हैं, उससे आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं। ठीक, तो संडे को आपको अपने आप को 10 मार्क्स देने हैं, हर संडे को। तो ये वीक में आपके 100 मार्क्स हो गए। जो बच्चा आज ही नोट कर लेना, जो बच्चा हर वीक ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स अपने रखेगा, तो उसके 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आएंगे। अब इसमें तो एवरेज की बात वैसे भी नहीं है भाई, सीधा सा हिसाब है। अगर आप वीकली, हर वीक आप 100 स्कोर करेंगे, तो डेफिनेटली आप नीट एग्जाम में 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करेंगे। वीकली आपका एवरेज 95 आएगा, तो आप 700 प्लस स्कोर करेंगे। वीकली आपका एवरेज 90 स्कोर आएगा, तो आप 680 स्कोर करेंगे। वीकली अगर आप 80 प्लस स्कोर करेंगे, तो आपका स्कोर आएगा 650 के अराउंड, और उससे नीचे जाने की जरूरत नहीं, ये बात आप अच्छे से समझते हो। ठीक, तो ये था हमारा मार्क्स सिस्टम, जो खुद मार्क्स आप अपने आप को देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे। मार्क्स हो गया, इससे आपको और मोटिवेशन मिलेगा। अब आ जाते हैं रिवीजन पे। रिवीजन कैसे करना? अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि सर आप हमें ना एक शेड्यूल दे दो। देखो मैं शेड्यूल आपको, है ना भाई, आपको शेड्यूल बनाना है ना, तो आप इसके अकॉर्डिंग बना लो। जो बीट टेस्ट सीरीज आपकी है, ये 1 अगस्त से ये 11 अगस्त से स्टार्ट हो रही है, इसके अकॉर्डिंग ही आप अपना शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं। ठीक, और एक बात और मैं आपको बता दूं, 1 अगस्त से आपका रैंकर बैच स्टार्ट हो रहा है। इस रैंकर बैच में रैंकर 2.0 ये 1 अगस्त से स्टार्ट होके 28 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें कोटा क्लासरूम के लेक्चर आपको मिलेंगे, जहां पे मैंने पूरी एनसीईआरटी कराई है, एनएफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, नीट, जेईई मेंस, आईआईटी एडवांस के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं। एग्जाम में एग्जामिनर एनसीईआरटी से क्या पूछ सकता है, या कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट्स में रिवाइज करने चाहिए, या कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो डायरेक्ट आपके नीट एग्जाम में आ सकते हैं, उनको मैंने डॉक्टर और आपका नेम भी उनपे मैं नोट्स में लिखवाता हूं। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जो आप शॉर्ट नोट्स में अलग से लिख भी सकते हो। पूरा क्लास में सब कुछ अच्छे से कवर करा रखा है। तो ये 1 अगस्त से स्टार्ट होके 28 फेब तक जाएगा। इस बैच को फॉलो करते हुए आप नीट में 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करेंगे, तो बीवाइज क्लासेस की तरफ से आपको 1 लाख रुपए तक का आईफोन गिफ्ट किया जाएगा। इस बार बीवाइज क्लासेस से 11 स्टूडेंट्स के 180 आउट ऑफ 180 आ रहे हैं। इस बार और ज्यादा स्टूडेंट्स के आएंगे। मैं चाहता हूं आप में से ज्यादा बच्चे 180 आउट ऑफ 180 स्कोर करें। ठीक,
अब इसके साथ दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो ये है, रैंकर बैच अगर आप ज्वाइन करेंगे, इसमें आपको बी वाइज क्लासेस की केयर टेस्ट सीरीज, जो चैप्टर वाइज टेस्ट है केमिस्ट्री की, जिसमें रिवीजन टेस्ट और मेजर टेस्ट होते हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं। कृष्णा बैच है, एनसीईआरटी का प्योर बैच है केमिस्ट्री का, जिसमें 50 आवर्स में मैंने पूरी केमिस्ट्री करा रखी है। आपका रैंक बूस्टर कोर्स है, जिसमें 75 लेक्चर्स में पूरा सब कुछ आपको अच्छे से कवर करा रखा है, पूरा बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक। वो पूरा क्रैश कोर्स है, वो रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। और बीट टेस्ट सीरीज जो भी मैं आपको बता रहा था, बीट टेस्ट सीरीज वो भी आपकी इसमें आ जाएगी। बायो का सुदर्शन बैच, जिसमें शिवाली मैम के वाइवा होते हैं, जिनको फॉलो करते हुए बच्चे बायो में इजिली 350 355 इजिली 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करते हैं। बीवाइज क्लासेस की रैंकर बैच की एक स्टूडेंट है सृष्टि कुंडू, उन्होंने शिवाली मैम के वाइवा फॉलो करते हुए 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया है। इस बार आप भी कर सकते हैं। तो ये सारे बैच आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जिन बच्चों के 600 प्लस मार्क्स है उनको इसमें स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके लिए आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक। और अब देखो, ये तो हो गया रैंकर बैच। 11 अगस्त से आपकी है ना बीट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। क्या स्टार्ट होगा? बीट टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगी, जिसका शेड्यूल मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूं, ठीक। और अभी भी दिखा देता हूं। देखो 11 अगस्त से आपका पहला टेस्ट आ रहा है, जिसमें फिजिक्स के 2 चैप्टर आएंगे, केमिस्ट्री के 2, बॉटनी का आपके 2 चैप्टर हो गए और जूलॉजी का 1 चैप्टर है। तो ऐसे ये चैप्टर वाइज शेड्यूल आपका दे रखा है, ठीक। हर 14 दिन में आपका एक टेस्ट होगा, और जैसे ही 2 टेस्ट हो जाएंगे, पहला और दूसरा, उसके बाद आपका रिवीजन टेस्ट होगा इन सभी यूनिट्स का। जैसे फिजिक्स के ये आ गई 4 यूनिट, केमिस्ट्री की 4 यूनिट आ गई, बॉटनी की आ गई, जूलॉजी की आ गई, इस टाइप से, ठीक। तो 5 वीक में इतनी यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आपको कहूंगा आप इसी के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन प्लान, अपना चैप्टर वाइज वीकली प्लान कर लें। वीकली प्लान कैसे होगा भाई? जैसे 11 अगस्त से पहले आपको केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लेना है, ठीक। बॉटनी में लिविंग वर्ल्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लेना, जूलॉजी में एनिमल किंगडम कर लेना, फिजिक्स में यूनिट मेजरमेंट एंड मोशन इन वन स्ट्रेट लाइन कर लेना है। इस टाइप से 1 अगस्त से स्टार्ट करके फिर नेक्स्ट 14 डेज में फिजिक्स में मोशन इन वन प्लेन एंड लॉज ऑफ मोशन, केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, बॉटनी में प्लांट किंगडम एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और जूलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका एक रिवीजन टेस्ट आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे सर हम रैंकर बैच जब करेंगे, इसमें तो पहले ही 4 चैप्टर में आपके 40 लेक्चर है, और ये तो हम 28 दिन में कैसे कवर करेंगे, या हमारे पास तो 20-25 दिन बचे, इसमें कैसे कवर होगा? देखो इसका ये मेथड है, आप इनमें जल्दबाजी मत करना, या तो इनको धीरे धीरे कर लो, टेस्ट भले ही आप बाद में कर देना, या एक काम ये भी कर सकते हो, ये 4 चैप्टर आप रैंक बूस्टर कोर्स से कर सकते हो। वहां पे मैंने 20 लेक्चर में कंप्लीट करा रखे हैं, और जो मैं रैंकर बैच में पढ़ाता हूं, इन 4 चैप्टर में मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं, हर वो चीज पढ़ाता हूं जो इंपॉर्टेंट है, एज इट इज। अगर बिल्कुल ही एनसीईआरटी में नहीं है, बिल्कुल ही आउट ऑफ सिलेबस अगर कुछ करा रखा है, वो नहीं कराता रैंक बूस्टर कोर्स में। तो वहां से भी आप 4 चैप्टर कर सकते हैं, उसके बाद आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो ये देखो, ये आपके पहले 2 वीक का प्लान, ये नेक्स्ट 2 वीक का प्लान, उसके बाद रिवीजन टेस्ट के बाद फिर ये नेक्स्ट 2 वीक का प्लान, फिर ये नेक्स्ट 2 वीक का प्लान। तो ये ऐसे पूरा शेड्यूल 1 अगस्त से स्टार्ट करके आप इसको आराम से ये देखो 23 फेब तक कंप्लीट कर सकते हो, इंक्लूडिंग लास्ट रिवीजन टेस्ट। फिर उसके बाद 10 दिन आपको क्लास 11 का फुल सिलेबस रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। फिर उसके नेक्स्ट 10 डेज 16 मार्च तक आपको क्लास 12 का फुल सिलेबस रिवाइज करने का टाइम मिलेगा। फिर आपका 4 दिन के बाद होगा पहला मेजर टेस्ट। तो इन 4 दिन में आपको यह करना है, एक बार पूरा सिलेबस जो आपने पिछले 20 दिन में रिवाइज किया है, फुल सिलेबस वो रिवाइज करने की कोशिश करनी है। उसके बाद आप हर टेस्ट से पहले सिर्फ ओनली वो मिस्टेक्स रिवाइज करेंगे जहां पे पूरे फुल सिलेबस में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, जहां पे आपसे किसी भी टेस्ट में पीछे मिस्टेक हुई है। मान लीजिए बार बार आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है, तो पीरियोडिक टेबल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिवाइज करो, पूरा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे अगर इस प्लान के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो समझ गए आप, पहले हमने क्या किया, 11 बार रिवीजन किया था, कब तक? फेब के लास्ट वीक तक, ठीक। उसके बाद हम क्लास 11 का एक बार रिवीजन करेंगे, फिर क्लास 12 का रिवीजन करेंगे, ये 5 मार्च तक हो जाएगा और ये 16 मार्च तक हो जाएगा, ठीक। एक रिवीजन ये हो गया फुल सिलेबस का। फिर इसके बाद एक रिवीजन फिर फर्स्ट मेजर टेस्ट से पहले करेंगे, ठीक। फर्स्ट मेजर आ जाएगा आपका 21 का। फिर एक बार और रिवीजन कर लेना आप सेकंड मेजर से पहले, यहां पे 2 रिवीजन लगा देना। तो ये कितने रिवीजन हो गए हमारे? 3 रिवीजन हो गए फुल सिलेबस टेस्ट के। उसके बाद रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सिर्फ उन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे जो हमारे टेस्ट में मिस्टेक हो रहे हैं, चाहे मेजर टेस्ट है, चाहे रिवीजन टेस्ट में हुए हैं, चाहे क्लास वाइज टेस्ट में हुए।
अगर ऐसा आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो इससे आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक, ये आपका पूरा रिवीजन प्लान है। और देखो, जब आप ये जर्नी स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको मोटिवेटेड रहना होगा, मोटिवेटेड से भी ज्यादा आपको हेल्दी रहना होगा। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं, खूब मेहनत करते हैं, दिमाग भी अच्छा है, मेहनती है, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हेल्थ के चलते जीरो है। हेल्थ खराब हो गई, फिर एक वीक पीछे हो जाएंगे, हेल्थ खराब हो गई, फिर 2 दिन का अपना बैकलॉग हो गया, हेल्थ खराब हो गई, इस बार टेस्ट नहीं दे पाए। तो हेल्थ खराब नहीं होनी चाहिए, तो डेली बिना रुके आपको 1 घंटा अपनी हेल्थ को देना है। चाहे इसमें आपका कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज है, आपका योगा है, मेडिटेशन है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक है, इवन आप बुक रीडिंग इसमें रख सकते हैं, जितना भी आपका मन करे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सुबह उठे, फ्रेश हुए और सीधा ना मैदान में पहुंच जाते हैं 1 घंटा प्रैक्टिस करने, और मैदान में इधर उधर देखा लोगों को और फिर पता अपना माहौल दूसरा चेंज हो जाता है। ये काम नहीं करना है। मान लीजिए आप सुबह 5 बजे उठे, तो जरूरी नहीं कि सुबह उठते ही आप मैदान में चले जाओ। 5 बजे उठने के बाद 5 से 6 बजे तक आप जितना ज्यादा टाइम पढ़ाई को देंगे, पहले 1 घंटे में जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे, उतना ज्यादा आपका दिन भर पढ़ाई में मन लगेगा। जैसे सुबह 5 बजे उठते ही सबसे पहला काम आप क्या होना चाहिए, आप सबसे पहले आंख खोलने से पहले बोलो, थैंक यू गॉड, आई एम योर बेस्ट चाइल्ड, आई एम द बेस्ट डॉक्टर ऑन दिस प्लेनेट। ऐसा नहीं, ये बोलो, आई एम द बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट ऑन दिस प्लेनेट, आई एम द बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट इन दिस प्लेनेट, जो भी आपका ड्रीम है। आई एम द बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम एम्स दिल्ली, आई एम द बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम MAMC, आई एम द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम KGMU। इस टाइप के सेंटेंस यूज करो। थैंक यू गॉड, आई एम द बेस्ट रीडर, आई एम द बेस्ट लर्नर, थैंक यू गॉड, आई एम मोटिवेशनल, भाई मैं सेल्फ मोटिवेटेड हूं, ऐसे बोलो। मैं दूसरों के लिए इंस्पिरेशन हूं, थैंक यू गॉड, मैं देश के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, थैंक यू गॉड, मेरे मम्मी पापा मेरे से खुश है, थैंक यू गॉड, मेरे टीचर मेरे से खुश है, थैंक यू गॉड, मुझे अच्छे मेंटर मिले हैं। ये सारी पॉजिटिव बातें बोलो सुबह उठते ही अपने बारे में। थैंक यू गॉड, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, थैंक यू गॉड, मेरा ब्रेन बहुत अच्छा है, थैंक यू गॉड, मेरी आईज बहुत अच्छी है, थैंक यू गॉड, मेरा हार्ट बहुत अच्छा है, थैंक यू गॉड, मेरे हाथ बहुत अच्छे से काम करते हैं, थैंक यू गॉड, मैं बहुत मजबूत हूं। ये ऐसे सेंटेंस यूज करो सुबह 2 मिनट बस उठते ही। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, पानी पीना है। पानी पिएंगे फ्रेश होने जाने से पहले। जब आप पानी पिएंगे, गिलास में भर के ऐसे सिप सिप करके पीना आपको, है ना, ऐसे सिप करके पिएंगे। इस टाइम पे आपको अपनी मिस्टेक्स की कॉपी उठानी है, और मिस्टेक की कॉपी से एक पेज पे जितने भी 4, 5, 7, 8, 10 मिस्टेक आपने लिखी है, सिर्फ नजर दो डालो, और कुछ नहीं करना ज्यादा। फिर उठ करके बाथरूम में जाएंगे। तो इस प्रोसेस में लगभग आपके 5 से 10 मिनट चले जाएंगे। फिर 5 से 10 मिनट आप बाथरूम में लगाएंगे, तो ये हो गया आपका टाइम 5:15 से 5:20 तक का। इसके बाद नेक्स्ट 40 मिनट पूरा 40 मिनट प्योर अच्छे से स्टडी करो, और उस सब्जेक्ट की स्टडी करो जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जैसे बायोलॉजी से स्टार्ट कर दो, केमिस्ट्री अच्छी लगती है केमिस्ट्री स्टार्ट कर दो। अगर आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बोरिंग लगता है, वो मत पढ़ना। जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है वहां से स्टार्ट करना। फिर 6 से 7 अब आप आराम से, है ना, मॉर्निंग वॉक करके आओ, एक्सरसाइज करके आओ, योगा करके आओ, मेडिटेशन करके आओ, या कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने की आपकी आदत, जो भी आपका मन करे। जैसे हमारे बच्चे वो फॉलो करते हैं 5am क्लब, कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे उसको भी रिवाइव करो सर। अब उसमें भी मैं एक्टिव होना स्टार्ट करूंगा। उसमें क्या रहता है, 20 मिनट सबसे पहले 20 मिनट एक्सरसाइज, फिर 20 मिनट मेडिटेशन और 20 मिनट बुक रीडिंग। इसको बोलते हैं 20-20-20 रूल। ठीक, ये है 5am क्लब। वैसे इसमें 5 से 6 am करना होता है, जरूरी थोड़ा है, पहले पढ़ाई तो कर लें, 6 से 7 कर लेंगे। समझे कि नहीं समझे, ऐसे कर सकते हो। ये आपकी आदत होनी चाहिए। पहले 1 घंटे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना, उतना ज्यादा आप मोटिवेटेड रहेंगे, उतना ज्यादा दिन भर आप एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक, डेली ये करो। एक बुक मैं आपको बता देता हूं, एक बुक है द मैजिक। जिस बच्चे ने 28 डेज तक इस बुक को रिलीजियसली फॉलो किया है, पूरा दिल से फॉलो किया है, उस बच्चे ने जो कॉलेज मांगा, जितने मार्क्स मांगे, उतने ही मिले। लेकिन 28 डेज में एक भी ब्रेक नहीं आना चाहिए। ठीक, और इस बुक को पढ़ने में, इसमें जो लिखा है उसको लिख के देखने में मैक्सिमम 15 से 20 मिनट का टाइम डेली आपका लगेगा। तो इस बुक को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। रोंडा बर्न की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये आपकी हेल्प करेगी। तो ऐसे आपको करना है। डेली आप विजुलाइज करो,
विजुलाइज करो कि आप एम्स दिल्ली में जा रहे हैं, आप ओपीडी में जा रहे हैं, अपने सीनियर के साथ आप पेशेंट्स को अटेंड कर रहे हैं। आप विजुलाइज करो, आपको आज आपके सीनियर डॉक्टर जो आपके दोस्त बन चुके हैं, आपको आज ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं, आईसीयू वार्ड में अपने साथ ले गए हैं। आपके मम्मी का फोन आ रहा है लेकिन आपके पास फोन अटेंड करने का टाइम नहीं है क्योंकि आप सीनियर डॉक्टर के साथ बिजी हो। ये ऐसा विजुलाइज करो, आप अपने आप को व्हाइट एप्पल में विजुलाइज करो। जितना विजुलाइज करोगे ना उतना ज्यादा एम के प्रति डेडिकेटेड रहोगे। डिसिप्लिन रहो, कंसिस्टेंसी रखो, एक अच्छे डॉक्टर के कैरेक्टर अपने आप में लेके आओ, तब आप जाके डॉक्टर बनोगे। और ऐसे डॉक्टर नहीं बनता कोई। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग से अभी तक देखो कोई ब्रेक नहीं लिया। अब इसके बाद मेरी क्लास का टाइम हो रहा है, जाते ही बस बीच में चाय पीऊंगा, फिर मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। मैं अपने एम के प्रति डेडिकेटेड हूं, मैं पैशनेट हूं, इसलिए मुझे थकान नहीं होती है। अगर आप भी पैशनेट होंगे, आप भी अपने ड्रीम को विजुलाइज कर पाएंगे, डेफिनेटली आप भी कभी नहीं थकेंगे। हमेशा एक बात याद रखो, हमें अपने देश को मेडिकल फील्ड में वर्ल्ड में नंबर 1 लेके आना है। 1958 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल प्राइज लाए थे। 2040 से पहले बीवाइज फैमिली से भारत के लिए नोबेल प्राइज आना चाहिए। यह हमारा सपना होना चाहिए। ठीक, तो एक अच्छे डॉक्टर की तरह डिसिप्लिन में रहो, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करो, आप में पूरा कंसिस्टेंसी होना चाहिए, आप पूरे फोकस्ड होने चाहिए, आप पूरे एनर्जेटिक होने चाहिए, आप पॉजिटिव होने चाहिए। कितना ही कुछ भी हो जाए पॉजिटिव होना है, नेगेटिव सोचना ही नहीं है। आप कूल होने चाहिए, आप एक अच्छे डॉक्टर की तरह काम होने चाहिए, आप डेली अपने तीनों सब्जेक्ट को पूरा टाइम देने वाले होने चाहिए। डेली टारगेट पूरा करके सोना है, डेली के डेली, वीक में 100/100 नंबर लाने हैं, बस ये काम अपने ऊपर करना है। एक अच्छा डॉक्टर डेली अपने इमरजेंसी, आईसीयू, ओपीडी वार्ड में जाता है, वहां की फाइल्स को डेली चेक करता है, डेली पेशेंट्स का हालचाल पूछता है, उनको अच्छे से ट्रीट करता है। आप अपने रूम को ही हॉस्पिटल माने, उस रूम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके 3 वार्ड हैं, उनके जो एनसीईआरटी बुक्स है वो आपके वार्ड की फाइल्स है, उनके जो क्वेश्चंस है वो आपके पेशेंट्स है। तो तीनों वार्ड में डेली जाना है, तीनों की फाइल चेक करना है, तीनों के पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना है और बिल्कुल कूल रह के करना है। हर टाइम पूछो अपने आप से, क्या आप डॉक्टर नरेश त्रिहान लेवल के डॉक्टर हैं? क्या आप देश के बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, दुनिया के बेस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट, बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट बन सकते हैं? हर टाइम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, हर टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करो और मैं देखना आपको पूरे साल मोटिवेट करूंगा। आपने जो साथ दिया, जो नीट में जो कुछ भी हुआ 2024 में, आप बच्चों ने साथ दिया, मैं पूरा साथ दूंगा। जो प्रिपरेशन मैंने बच्चों को लास्ट ईयर जनवरी से, जो ट्रेनिंग मैंने बच्चों की जनवरी से अप्रैल में कराई थी, इस बार मैं आपकी ये ट्रेनिंग अगस्त में स्टार्ट कर रहा हूं। 5-6 महीने पहले आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूं। आप देखना हर बच्चे का टारगेट 680+ से कम आने नहीं देंगे इस बार। जैसे पहले हम ये टारगेट रखते, किसी भी बच्चे का 620 से कम नहीं आना चाहिए। वो नहीं पता था कि ऐसी बुरी हालत भी हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों के 620 से खूब ज्यादा आए हैं, 650 से ज्यादा भी आए हैं। इस बार बीवाइज का हाईएस्ट स्कोर 710 है। इस बार का हमारा टारगेट है कम से कम 3 बच्चों का 720/720 होना चाहिए, कम से कम 3 बच्चों का। इस बार 720 लाना ही लाना है और उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा, लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा। ठीक, पूरा जोर लगाना है, अच्छे से मेहनत करेंगे, डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। वीकली लाइव सेशन रखा जाए या वीडियो अपलोड की जाए वो बताओ। मैंने परफेक्ट टाइम चूज किया है कि वीकली मैं 1 से 2 बजे के बीच में 30 से मैक्सिमम 40 मिनट का आपका लंच टाइम है, आप खाना खाते टाइम मेरी वीडियो देख सकते हैं। या ऐसा टाइम होता है जो बच्चे सुबह ही क्लास करते हैं, उनकी क्लास छूटती है और 2 बजे वाले 1 से 2 के बीच में मेरी क्लास ये सेशन अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइव सेशन में आपकी बातें भी हो जाया करेगी, आपके डाउट भी क्लियर हो जाया करेंगे। मैक्सिमम 30 मिनट, 40 मिनट तो अगर आप ज्यादा पूछेंगे तो पहले 5 मिनट आगे मैं मेरी बात रखा करूंगा, फिर 20-25 मिनट आपके डाउट लिया करेंगे। ठीक, हर वीक आपको सैटरडे को ऐसे मोटिवेट किया करेंगे और भी अच्छे अच्छे काम करेंगे। लगे रहो, मेहनत करते रहो, आपको रुकना नहीं है, डॉक्टर बनना है और सबको बता देना है। हम भी मेहनती थे, जो हमें बोल रहे थे ना कि 640 वाले इनके अच्छे मार्क्स नहीं आए, सबको 640 नहीं 700+ लेके जाना है सबको आपको, और 700+ ला करके वहां जाके बताना है कि हम नहीं थे, हम गलत नहीं थे, हम सच के लिए लड़ रहे थे, हम अपनी ईमानदारी के लिए लड़ रहे थे, हम भी मेहनती थे, हमारे साथ धोखा हुआ है, लेकिन हम अब 700+ के साथ आए। सबको बता देना आपको। ठीक है भाई, कोई और डाउट है वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो। 7340 इस नंबर पे, 250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हो। रैंकर बैच को
और बीवाइज क्लासेज की बीट टेस्ट सीरीज को अच्छे से फॉलो करो। कोई भी किसी भी टाइप का डाउट है इस नंबर पे कॉल करो। 600 प्लस वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट है हर कोर्स में, वो भी इस नंबर पे बात कर सकते हैं। थैंक यू।